नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तारी पर। साथियों, आज एक बार फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की अनुसूचियों से संबंधित ये टॉपिक लेकर आया हूँ। साथियों, भारतीय संविधान के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, जैसा कहा था पर डे एक वीडियो संविधान पर बनेगा और आपके लिए उपस्थित रहेगा ये। तो आपके लिए एक और तीसरा वीडियो आ गया है और इसको लगातार इस श्रृंखला में चला के पूरा संविधान कवर कराऊंगा आपके लिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं संविधान की अनुसूचियाँ जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। पहली लाइन से ही प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितना आप आगे चलेंगे हर लाइन में प्रश्न बनता है और परीक्षाओं में प्रश्न ये आते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अनुसूचियों वाला। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान से तात्पर्य ये है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इस दिन जो कुछ चीज़ें थीं संविधान में उसे मूल संविधान में कहा जाएगा। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, इससे पता लगता है कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों। इन अनुसूचियों को जो संविधान में जोड़ा गया है, इसके लिए विभिन्न संविधान संशोधन किए गए हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा इनको जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथियों, चलते हैं एक एक करके सभी अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। पहली अनुसूची की अगर बात करें तो पहली अनुसूची का जो मुख्य विषय है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अर्थात इसमें जो उल्लेख किया गया है भारत के जो वर्तमान राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख मिलता है। तो साथियों, अगर पूछा जाता है कि भारतीय पहली संविधान की पहली अनुसूची में क्या है या भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलने वाला है, तो आपको बताना है ये सब उल्लेख पहली अनुसूची में रहता है। तो इस अनुसूची में भारतीय संघ के सभी 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो साथियों, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख है। तो साथियों, इस सूची में जो भारत के मुख्य पदाधिकारी हैं उनको जो पेंशन मिलती है, वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, उनका प्रावधान दिया गया है। इसके बाद चलते हैं तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो तीसरी अनुसूची में साथियों शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप फॉर्मेट दिए गए हैं, परफॉर्मा दिया गया है। जो शपथ दिलाई जाती है निर्वाचन के बाद, जो भारत के पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचन होके आते हैं या नियुक्त होके आते हैं और उनको शपथ दिलाई जाती है, तो उनका शपथ का प्रारूप क्या रहेगा वो इसमें दिया गया है। तो इसके तहत संसद के सदस्यों यानी संसद के सदस्यों, लोकसभा राज्यसभा सदस्य हैं, संघ के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों एवं मंत्रियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। साथियों, ये जो सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा सदस्य हैं या संघ के मंत्री हैं, ये न्यायाधीश हैं, इनकी जब नियुक्ति होती है तो इनका या निर्वाचन होके आते हैं तो इनको एक शपथ लेनी होती है। निर्धारित परफॉर्मा इनका होता है और उसी परफॉर्मा पर इनको शपथ लेनी होती है। तो तीसरी अनुसूची में इनकी जो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल की बात नहीं आई है। तो साथियों, यहाँ पर नोट्स में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाए जाने का प्रारूप है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के लिए है और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के शपथ का जो प्रारूप है वो अलग से अलग अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है इसकी। चलिए साथियों, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में दिया गया है भारत के सभी 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों
तीन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण है। साथियों, चौथी अनुसूची में ये बताया गया है भारत के सभी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से राज्यसभा में कितने कितने सदस्य किस राज्य से जाते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताया गया है। जैसे बताते चले कि उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। तो ये बात कहाँ पता चलेगी कि कौन से राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? इस बात का उल्लेख साथियों चौथी अनुसूची में रहता है। अब 3 राज्य एक के साथ प्रदेश क्यों लिए गए हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो साथियों ये इसलिए लिए गए हैं कि यहाँ पर अपनी अपनी विधानसभा है। इनकी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसकी अपनी विधानसभा है, पुदुचेरी की विधानसभा है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा है। इसके अलावा जो 5 केंद्र शासित प्रदेश और बचते हैं उनके पास अपनी विधानसभाएं नहीं हैं। तो जिन जगहों विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। 5वीं अनुसूची की बात करें, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 6ठी अनुसूची में बात देखते हैं। 6ठी अनुसूची में दिया गया है, इसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अगली अनुसूची 7वीं है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो साथियों यहाँ इसमें जो है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियाँ 7वीं अनुसूची में आती हैं और यही अनुसूचियाँ जो है सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ यही केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करती हैं। प्रत्येक सूची में अलग अलग विषय दिए गए हैं और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो साथियों संघ सूची में 98 विषयों का उल्लेख है। पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब इस समय 98 विषयों का उल्लेख है जिन पर विधि बनाने का जो अधिकार है केवल संघ को है। तो साथियों जो विषय संघ सूची में हैं वो उन पर विधि बनाने का अधिकार संघ को दिया गया है। संघ सूची में जो कौन से विषय होते हैं जैसे बताते चले, जनगणना है, रेलवे है, बैंक है, बीमा है ना, इस प्रकार से तो नागरिकता है, तो ये सब चीज़ें, रक्षा है, विदेश सेवा है, संचार सेवा है, ये संघ सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है और संघ को होता है। दूसरा होता है राज्य सूची। इसमें कुल 62 विषय हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होता है। इन पर विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश अगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस विषय है, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है और पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ऐसे ही तो राज्य सूची के विषय होते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें कुल 51 विषयों का उल्लेख है जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को है। तो साथियों मोटी मोटाई समझ लेते हैं कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगा तो केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। किंतु बात यह होती है साथियों, समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि संघ और राज्य दोनों के द्वारा विधि बनाई जाती है तो संघ के द्वारा बनाई गई विधि होती है उसे वरीयता दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया है और राज्य ने ही बनाया है, दोनों कानून आपस में टकरा रहे हैं, तो राज्य का कानून पीछे किया जाएगा और केंद्र का जो कानून बनेगा उसको वरीयता दी जाएगी और वो आगे तक काम करेगा। 8वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत के संविधान में अगर पूछा जाए कितनी भाषाओं का उल्लेख है तो साथियों 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो साथियों 14 जो भाषाएं हैं वो ऑलरेडी इसमें शामिल कर ली गई थी। पहले इसमें 14 भाषाएं थीं। और 14 भाषाएं कौन सी थीं?
असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी। इसके अलावा मराठी, मलयालम, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 14 भाषाएं इसमें थी। और इनके बाद इनको बढ़ाया गया है, बढ़ते बढ़ते संख्या पहुंच गई है 22 तक। 14 के बाद अभी 8 भाषाएं और बढ़नी है। तो 8 भाषाएं कौन सी हैं? तो साथियों यहाँ पर दिया गया है 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया, 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, परीक्षा में अक्सर आती है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। इसमें जो 22 भाषाएं हैं भारतीय भाषाएं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं। अंग्रेजी भाषा भारत में यूज होती है, अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में होते हैं, बट भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो साथियों, ये 8 अनुसूचियां हुई जो हमारे मूल संविधान में थी। अब आती हैं वो अनुसूचियां जो मूल संविधान में नहीं थी और बाद में जोड़ी गई हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस अनुसूची में वर्तमान में कुल 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, 10वीं अनुसूची को जो है संविधान संशोधन अधिनियम 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें दल बदल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल से तात्पर्य ये है कि जैसे भारत में चुनाव होता है, जो जिन पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं और जीत कर जाते हैं सदस्य, तो उसी पार्टी के वो होते हैं। अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू होता है। और दल बदल के आधार जो होता है उस पर वो योग्य हैं कि नहीं है, इस बात का जो प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों का जो विनिश्चय है वो उस सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यह पंचायतों के विषय में है। साथियों, जो पंचायतें हैं, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतों के संबंध में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इस अनुसूची में ग्राम पंचायतें जो 3 स्तर पर बनाई गई हैं, उन पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसके अंतर्गत 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतें कार्य करती हैं। साथियों, अंतिम जो अनुसूची है 12वीं अनुसूची, इसे संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और यह जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो है शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।